हेलो फ्रेंड्स, मैं एस पी सैनी और आप देख रहे हैं एस पी मैथ चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको करा रहे हैं यूपी टीजीटी मैथ्स पेपर सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। हम यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करा रहे हैं और यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी पढ़ने को मिलेगा। और इसकी परीक्षा तिथि है 8 मार्च 2019। चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो रेड रंग का बटन है इसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बराबर में एक घंटे का बटन है, इसको भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जो नई वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन समय से मिल जाएगी। वीडियो के अंत में अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए करते हैं अब हम वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ चुका है। यदि सदिश 2i माइनस आई जे प्लस के और i प्लस 2j माइनस 3k तथा 3i प्लस ए जे प्लस 5k से एक समतलीय हों तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, तीन सदिश एक समतलीय तब होते हैं जब इनका अदिश त्रिगुण जीरो हो। और अदिश त्रिगुण जो निकालते हैं हम निकालते हैं सारणिक की सहायता से। अब देखिए यहाँ पे हमें करना है क्या, यहाँ पे सारणिक बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पे 1, यहाँ 1 और यहाँ 1 और 2 और यहाँ -3 और यहाँ 3a और 5। अब इसका हम प्रसार कर देंगे, प्रसार करके हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए हमने इसका सॉल्यूशन किया है, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। तो ये हमने सारणी के रूप में लिखा। अब इसका हमने देखिए प्रसार कर दिया और प्रसार करने के बाद a की वैल्यू आ गई -4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि T1 T2 समय पश्चात वह h ऊंचाई पर हो तो h का मान ज्ञात कीजिए। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इफ आफ्टर T1 T2 टाइम्स इट्स हाइट्स इज h देन h इज इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिए, जब हम किसी कण को ऊपर की ओर फेंके जाते हैं तो फॉर्मूला लाएंगे h इज इक्वल टू यू टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर से, और इसे हम द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। और द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर चूंकि इसके जो मान है वो T1 और T2 है तो यहाँ से मूलों का गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल निकाल के हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। देखिए सॉल्यूशन ये है यहाँ पे इसका। तो यहाँ पर देखिए, पहले हमने गति की दूसरी समीकरण लगाई यहाँ पे और उसे हम पक्षांतर किया और पक्षांतर करने के बाद ये समीकरण आ गई एच जी टी स्क्वायर माइनस 280 प्लस के 2h। और यहाँ पे चूंकि टी के द्विघात समीकरण है तो इसके क्या होंगे, दो मूल होंगे और मान लिए T1 और T2 हैं। तो यहाँ से मूलों का गुणनफल निकाला। मूलों का गुणनफल होता है C अपॉन ए सी के स्थान पर 2h है और एच ए के स्थान पर g है। तो 2h अपॉन जी, h हमसे पूछा तो h बराबर हो गया हाफ G1 G2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यदि a हमारे पास दिया हुआ एक सममित आव्यूह है और तो 3x प्लस वाई बराबर हो। आप देखिए, सममित आव्यूह का मतलब a जो है इसके अपने ट्रांसपोज के इक्वल है। तो यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं कि ये जो है क्या अपने ट्रांसपोज के इक्वल है, यानी इसका जो ट्रांसपोज करोगे वो भी इसके बराबर है। तो क्या आएगा ट्रांसपोज इसका 1 माइनस एक्स और 2, दूसरा आएगा 3 प्लस एक्स और ये 2 5 माइनस वाई और फिर 2 वाई प्लस 1। अब इनकी हम तुलना कर देंगे, तुलना करके एक्स वाई के मान निकाल लेंगे। कैसे करेंगे तुलना, 3 प्लस एक्स बराबर 1 माइनस एक्स और 5 माइनस वाई बराबर वाई प्लस 1। और यहाँ सोल्व करके एक्स वाई के मान फिर यहाँ पर रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन का। देखिए सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो यहाँ पर देखिए मैं और समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पहले हमने तुलना की, तुलना करके यहाँ से देखिए ये वाला मान निकालिए 3x इजिकल टू 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई -1 और दूसरा 5 माइनस वाई इजिकल टू वाई प्लस 1, वाई की वैल्यू आ गई 2। और ये वैल्यू कहाँ रख देनी, जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमें यहाँ पर रख देनी। तो वाई की वैल्यू जो 16 होकर जो वैल्यू आ गई वो -1 हो गई। तो राइट आंसर हो गया इसका -1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको समझते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 जो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है कि यदि किसी प्रक्षेपण की महत्तम ऊंचाई क्षैतिज परास के बराबर हो तो प्रक्षेप कोण ज्ञात कीजिए। इन एनी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यानी कि जो यहाँ पे दे रखा है एच बराबर देखा कैपिटल आर, और एच का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। और मैक्सिमम आर का होता है
यू स्क्वायर साइन टू एल्फा अपॉन जी। ठीक है, तो यहाँ देखिए जी से जी कट जाएगा, यू स्क्वायर से यू कट जाएगा। अब यहाँ पर साइन टू एल्फा फॉर्मूला खोल देंगे, टू साइन एल्फा कोस एल्फा, साइन एल्फा कैंसिल, तो यहाँ पर टेन एल्फा बराबर आ जाएगा 4। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए फिर भी इसके सॉल्यूशंस को हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशंस ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशंस ये देख लीजिए, ये है। पहले एच बराबर आर कर दिया, एच का फॉर्मूला लगा दिया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन टू जी, और उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पर टेन अल्फा बराबर आ गया 4। तो राइट आंसर कितना आ गया, टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। यदि ओमेगा इकाई का सम्मिश्र घन मूल हो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की 100 के बराबर होगा। ओमेगा इज द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा की पावर 100 इज इक्वल टू। देखिए क्या करना है इसमें, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जीपी बन रही है। जीपी के योगफल का फॉर्मूला होता है ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ए का जो मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और आर का जो मान हो जाएगा वो ओमेगा हो जाएगा, और एन जो होगा वो 101 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा 1 से स्टार्ट है कहाँ तक, 100 तक है, तो 1 और एक्स्ट्रा यहाँ पर हो गया। जैसे यहाँ पर हम रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो सॉरी राइट आंसर आएगा 1 प्लस ओमेगा। चलिए सॉल्यूशंस को भी इस पर देख लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका ये है, तो यहाँ पे देखिए जीपी का फॉर्मूला लगाया मैंने, और जीपी का फॉर्मूला लगाने के बाद तो यहाँ पे ये योगफल का फॉर्मूला हो गया। ए की जगह 1 रख दिया, आर की जगह ओमेगा रख दिया, और एन की जगह 101। 101 क्यों, देखिए क्योंकि पहला वाला पद जो है ये बढ़ गया, यहाँ तक 100 है, यहाँ से आगे 100 पद है और एक ये और बढ़ गया। यहाँ पे वैल्यू रखी ओमेगा 101 को लिखा मैंने ओमेगा की क्यूब का 33, क्योंकि 33 दिया होता है 99, और 2 और बच जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1, तो ओमेगा क्यूब के स्थान पे मैंने 1 रखा, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बचा, और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 और कांतर का फॉर्मूला लगाया, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, एक नीचे वाला ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 1 प्लस ओमेगा। तो राइट आंसर हो गया बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे देखिए। 6 क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक अर्धवृत्ताकार पट्टिका जिसका अर्ध व्यास ए तो गुरुत्वाकर्षण बताइए। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए। तो इसका एरिया निकालने के लिए, इसके लिए देखिए फॉर्मूला है, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए, इसका फॉर्मूला ये है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये फॉर्मूला होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंटीग्रेशन वाई डी एम और अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। यहाँ पर वाई जो होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमें इसे चेंज कर देना, तो यहाँ पर वाई इजिकल टू आर साइन थीटा, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है। डी एम इजिकल टू रो आर डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दी, साथ में लिमिट लगा दी। देखिए दो तरह के इंटीग्रेशन होंगे यहाँ पर, एक थीटा के रिस्पेक्ट में और आर के रिस्पेक्ट में। तो थीटा के लिए 0 to पाई लिमिट है, और इसके लिए 0 to a। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे नीचे भी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना, पहले थीटा का रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस थीटा। ठीक, और नीचे भी 1 है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा। और यहाँ पर इसके बाद देखिए यहाँ पूरा सॉल्यूशन में यहाँ पर आपको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ देख लीजिए इसको। देखिए तो यहाँ पर देखिए पहले ये लगा दिया, फिर मैंने ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दी। रो से रो कैंसिल हो गया, और रो कैंसिल होने के बाद ऊपर बचा साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस के कॉस थीटा, लिमिट होगी 0 to पाई। नीचे क्या है, यहाँ पर देखिए 1 का इंटीग्रेशन थीटा होगा, लिमिट लगा दी मैंने पाई टू 0, और ऊपर लिमिट लगाएंगे माइनस के कोस पाई माइनस के कोस 0। कोस पाई का मान होता है -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये कोस 0 की वैल्यू 1, तो ये 2 आ जाएगा, नीचे बचेगा पाई माइनस 0। और फिर आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आर क्यूब अपॉन 3, और नीचे आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट रखी, और सोल्व होकर जो आ गया 4a अपॉन 3 पाई। तो आंसर क्या हो गया इसका, 4a अपॉन 3 पाई इंटू 0, यानी कि सी इसका जो राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में मैंने ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर समझ लेते हैं इसको क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, अपनी सामान्य गति की 3/5वीं गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटे की देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से यात्रा करने पर उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ इंग्लिश में है, इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अब जरा ध्यान देना, फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चाल है, पहले मान लीजिए v है चाल, और दूरी मान लीजिए x, और समय है t। अब क्या करता है, वो अपनी चाल को 3
अपॉन 5 कर देता, तो इस b के स्थान पर हो जाएगा 3b/5, ठीक। और x डिस्टेंस में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन समय क्या 4 घंटे देरी से पहुंचता, यानी पहले t समय ले रहा तो अब t+4 लेगा, यानी देरी का मतलब ज़्यादा समय लेगा, ठीक है। तो अब इस यहाँ से हम क्या करते हैं, जो b की वैल्यू ये वाली है इसे उठा के यहाँ पर रख देंगे और सॉल्व करेंगे, t की वैल्यू आ जाएगी 6 घंटे। फिर भी चलिए सॉल्यूशन एक बार इसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन इसका ये यहाँ पर हो रहा, आप इसके सॉल्यूशंस को भी एक नज़र डाल सकते हैं। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन इसका ये है, ये सॉल्यूशन है इसका, देख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला लगाया, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लगा दिया, चाल बराबर दूरी बटे समय, पहले ये लगा दिया, फिर b की जगह हो गया 3b/5 और x ऐसे रहा, टाइम की जगह t+4 हो गया। अब यहाँ पे v की वैल्यू ये हार्डली उठा के यहाँ पर रख दी, x/t, x से कैंसिल हो गया इधर से ये, और उसके बाद देखिए यहाँ पर त्रिची गुणा कर ली, त्रिची गुणा करने के बाद टी की वैल्यू जो आ गई 6 घंटे निकल के आ गई। तो मैं समझता ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको समझिए जरा। देखिए 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति को पार करने में लगा समय बताइए। तो इसे निकालने के लिए फॉर्मूला वही लगाएंगे जो अभी हमने बताया था। देखिए इसके भी क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में कराए थे और हमने कहा था कि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए अगर जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज की थी उन्हें काफ़ी इसका लाभ मिला। तो चाल बराबर है 75, स्पीड देखिए 20 किलोमीटर, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हमने इसको भाग दे दी। अब यहाँ पे दूरी दे रखी 75 और समय हमें निकालना मान लीजिए t है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके यहाँ पे क्या है, इसके आंसर t की वैल्यू हमें निकल जाएगी और t की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 13.5। तो इसके सॉल्यूशंस को भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप इसके सॉल्यूशन को देख लीजिए। पहले फॉर्म, ये क्वेश्चन नंबर है 8, हाँ 8। देखिए पहले ये फॉर्मूला लगाया, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल है 20 और इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दी और यहाँ पर टी की वैल्यू सॉल्व की, सॉल्व होगा गई 13.5 सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 3 पासे यदृच्छा उछाले जाते हैं, किसी एक पासे में 3 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए जब एक पासे को हम उछालेंगे 3 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, कुल प्रकार होते हैं 6 और 3 आने की मतलब 5/6, ठीक है, क्योंकि 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और उसमें 3 ना आए, इसकी प्रायिकता होगी 5। दूसरी बार में 3 ना आने की वो भी 5/4, तीसरी बार में 3 ना आने की वो भी 5/6 और तीनों साल में 3 आने की के लिए इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 125/216। लेकिन हमसे पूछिए 3 आने की, 3 आने के लिए 1 में से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 191/216। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ये वाला बी वाला। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को भी आपको दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, आप इसके सॉल्यूशंस को आराम से देख सकते हैं। तो पहले हमने क्या निकाला, 3 नए आने की 3, दूसरी उछाल में भी 3 आने की, फिर तीनों में 3 नए आने की प्रायिकता निकाली, 125/16 और 3 आने की प्रायिकता के लिए 1 में से माइनस कर दिया, आंसर आ गया 291/16। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, देखिए 10 निरूपणों का 15 से मापन करने पर विचलनों का बीजीय योग 7 है, तो माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए 10 निरूपणों का 15 से मापन करने पर विचलनों का योग 7 है। आप जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए 10 यानी कि 10 विचलन मान लीजिए, क्या पहला है x1 और उसमें से कितना माइनस करना है 15, फिर दूसरा मान लीजिए x2, उसमें कितना माइनस करना है 15। इस तरह कहाँ तक करना है, ये करना है हमें 10 तक, ठीक है। और इन सब का जो टोटल दे रखा है वो कितना है 7 है, तो बीच में सब में प्लस का निशान लगा देंगे, ठीक है। और अब इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो पहले वाला जोड़ेंगे तो उसको x1 x2 x3 से हम सिग्मा x मान लेते हैं, फिर आएगा 15 गुणा 10 तो बराबर 7। तो जोड़ कितना आ गया, 15 10 150 और 7 ये वाला जुड़ जाएगा 150 157 आ जाएगा। अब चूंकि माध्य पूछा, माध्य होता है सिग्मा x/n, यानी 10 से और इसको डिवाइड लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 15.7, आंसर इसका जाएगा। इसके सॉल्यूशंस को हम देख लेते हैं और राइट आंसर हो गया इसका सी। तो देखिए सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, देखिए पहले क्या करा, इन सबका जो जोड़ है वो 7 है, x1 x2 वो अलग कर दिया, 15 गुणा 10 क्योंकि 10 तक लिखा हुआ तो 15 गुणा 10 150 इस जगह का जुड़ जाएगा। और उसके बाद सिग्मा x हो गया 157 और मेन क्या होता है सिग्मा x/n, और सिग्मा x जो हमने अभी निकाला 157 रख दिया उसके स्थान पर और डिवाइड में 10 से डिवाइड कर दिया इसको, राइट आंसर आ गया 15.7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन है समीकरण इतने और ये कोई हल नहीं है, तब कि कितना हुआ, तो द इक्वेशन दिस एंड डैट हैव नो सॉल्यूशन, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कंडीशन ये होती a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस बराबर नहीं होता, ये होता नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ये जो होता है a1 b1 c1 क्या, पहली समीकरण के कोफिशिएंट, यानी कि 2
बटे 6 और ये आ जाएगा माइनस के बटा माइनस के 12। आप चूंकि देखिए नॉट इक्वल टू कहीं भी है नहीं तो तीसरी कंडीशन को लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, तो पहले दूसरी से ही काम चल जाएगा। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तिरछी गुणा कर लेंगे, देखिए 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, तो के बराबर आ जाएगा 4। तो राइट आंसर आ जाएगा के बराबर 4। तो 4 कौन सा है इसमें, ये जो है इसका बी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके सॉल्यूशंस को भी मैं आपको और दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर है 11, तो इसके सॉल्यूशन को भी मैं दिखा। देखिए इसका सॉल्यूशन ये है, पहले a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हमने फॉर्मूला लगाया, उसके बाद इनकी वैल्यू रख दी और यहाँ पर देखिए सॉल्व करा, k = 4 आ गया। तो राइट आंसर हो गया इसका बी, यानी k = 4। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इसको देख लिया पहले अच्छे से। a + b + c बराबर 5, ab + bc + ca बराबर 10, aq + bq + cq - 3abc का मान होगा। तो इंग्लिश में भी यहाँ पर यहाँ आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो करना क्या, बहुत आसान क्वेश्चन है। और ये जो होता है देखिए aq + bq + cq - 3abc, ये इसका फॉर्मूला होता है, वो बता देते हैं हम। a + b + c और फिर दूसरे ब्रैकेट में आता है a² + b² + c² -ab - bc - ca। आप देखिए यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो a + b + c की जगह रख देंगे 5, ठीक है। और a² + b² + c² को ले सकते हैं ab + bc + ca का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा -3 ab bc ca, यानी कि 3 × 10। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 5 × 5 = 25, 3 × 30, ये बचा -5, 5 के 5 से गुणा करेंगे, आ गया -25। तो राइट आंसर आ गया इसका -25। तो -25 कौन सा है इसका, ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए इसके सॉल्यूशंस को भी मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मैंने किया है, तो आप इसको सॉल्यूशंस को भी देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे आप इसके सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से देख लें। तो यहाँ पर देखिए a + b + c बराबर है, ये दे रखा है यहाँ पे, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया पूरा, ठीक है। और यहाँ पे इसे ले सकते हैं a + b + c का होल स्क्वायर -3 ब्रैकेट में ab + bc + c है, यहाँ पे वैल्यू फिट कर दी, सोल्व करा, आ गया -25। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यहाँ पर देखिए जो लोग वाला क्वेश्चन, यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था, अपनी टेस्ट सीरीज में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लोग वाले दिए थे और कहा था कि 2-3 क्वेश्चन काम से लोग के आते हैं। और यहाँ देखिए जितने भी क्वेश्चन आए बहुत आसान क्वेश्चन आए हैं। जिन लोगों ने हमारी टेस्ट सीरीज की है उन्हें निश्चित रूप से ये क्वेश्चन कर दिए होंगे। तो लोग वाले क्वेश्चन क्या देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सबको इंटू में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स यहाँ लिखेगा और इसको लिख लेंगे 4 × 16 × 64 और बराबर 12। तो इसे घातांक रूप में लिखेंगे, एक्स की पावर 12 बराबर 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 और इसको लिख सकते हैं 2 की घात 6। तो कितनों में 6 4 10 2 12, यानी 2 की घात हो गया 12। घातों बराबर है तो आधार बराबर हो जाएंगे, तो एक्स बराबर आ जाएगा 2। तो राइट आंसर कितना हो गया यहाँ पे, ए इसका राइट आंसर हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ए बराबर 2। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है और एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, तो बी की एक्स की पावर b - c, बाई की पावर c - a, जेड की पावर a - b का मान बताइए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, वैसे तो हम डायरेक्ट इसका टिक लगा सकते हैं, 20 का राइट आंसर है, क्योंकि जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसके यहाँ पर सॉल्यूशंस को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो सबसे पहले तो हो जाएगा b = a + c/2। अब चूंकि एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है तो y² = xz या y = हो जाएगा xz की पावर 1/2। अब यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर हम y की वैल्यू रख देते हैं। y की वैल्यू है xz की पावर 1/2, यानी कि हो जाएगा c - a/2। x वाले आस पास रख लेते हैं और इनकी घातें जोड़ेंगे, और यहाँ से जो 2b की वैल्यू ये वाली है, यहाँ से 2b का हो जाएगा a + c। तो ये जो उठा के हम वैल्यू है a + c यहाँ पे 2b के स्थान पर रख देंगे। और जैसे ही हम यहाँ पर रख रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि सब जो है घातें जो हैं यहाँ पर कट जाएंगी, और कटने के बाद यहाँ पर देखिए हमने सोल्व की, इसको सोल्व करने के बाद x0 y z0 आ गया और ये होता है 1। तो इसका राइट आंसर हो गया 1, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी देखिए लोग का क्वेश्चन आया, बहुत आसान क्वेश्चन है। जिन्होंने टेस्ट सीरीज की होगी उन्होंने बड़े आराम से इसको कर दिया होगा। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला बताया था लोग में कि यहाँ पे ए हो और बी हो, तो इसको हम ले सकते हैं 1/, जैसे ही नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, यानी अंश से हर या हर से अंश में जाता है तो इसका जो बेस है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे बी ऊपर पहुँच जाएगा और ए नीचे जाएगा। तो इसी को यूज करते हुए देखो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ जिससे आप क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें। तो यहाँ पर देखिए इसको लोग 2x, इसको ले सकते हैं हम x ऊपर और 2
नीचे, ठीक है। तो एक्स तो है ही ऊपर, तो आप 2 ऊपर और एक्स नीचे। और फिर दूसरे वाले को क्या ले सकते हैं, बेस चेंज हो जाएगा, ये पर 3 ऊपर जाएगा, एक्स नीचे। तीसरे को क्या लिखेंगे, 4x। और इस तरह से लास्ट वाले को लिखेंगे 50 × x। और यहाँ पे m गुणा n का फॉर्मूला बन गया है, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 2 नहीं है, एक अपनी तरफ से लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा और लास्ट में 50, और नीचे क्या आ जाएगा x। और इसे लिख सकते हैं 50 फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं इसको, 50 फैक्टोरियल। तो क्या आ जाएगा, ये log x 50 फैक्टोरियल। अब इसको पलट लेंगे तो फिर ये क्या आएगा, 50 नीचे आ जाएगा, 50 फैक्टोरियल हो जाएगा ये, और x ऊपर आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो गया बी, सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए फिर भी इसके सॉल्यूशंस को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशंस ये रहा। तो पहले हमने ये किया, फिर इसमें क्या इसको फॉर्मूला लगा दिया जो अभी हमने बताया था, आधार चेंज करने वाला। ऊपर लेके जाएंगे तो आधार इसका बदल जाएगा। और फिर इसमें m गुणा n का फॉर्मूला बन गया। 1 अपनी तरफ से ले सकते हैं, ये हो गया 50 फैक्टोरियल। और 50 फैक्टोरियल इसे फिर हमने वही फॉर्मूला लगा दिया, जब इसका बेस चेंज करेंगे तो x ऊपर पहुंचेगा, फैक्टोरियल नीचे पहुंचेगा। तो राइट आंसर हो गया इसका सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 भी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16 है ये, देखिए पढ़ लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 16, जी एक सम, देखिए जी क्या है, एक सम क्रम का आव्यूह। जी इज ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, यानी कि एक जी एक ग्रुप है और उसका जो ऑर्डर है वो कैसा है, इवन है, ठीक है। देन हैज एन एलिमेंट, और एक कोई एलिमेंट ऐसा है जो अपनी आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। तब हमें बताना है कि जो वो एलिमेंट है उसका स्क्वायर उस आइडेंटिटी के बराबर होगा, उसका क्यूब आइडेंटिटी के बराबर होगा, या 5 घात आइडेंटिटी के बराबर होगी, या 7 घात आइडेंटिटी के बराबर होगी। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन इसका हमने किया, इसको आप देख लीजिए। तो इसे समझते हैं, देखिए अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो एलिमेंट है आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगा, और ग्रुप में जो होता है वो सेट होता है उसका, उसमें प्रत्येक का इन्वर्स भी मौजूद होता है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है। अगर ई यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है, अब यहाँ पर देखिए इवन ऑर्डर है, तो यहाँ पर आपको ऑर्डर जो रखना है वो इवन ही रखना है, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 लिखने हैं, या 6 रखने हैं, या 8, इस तरह के एलिमेंट यहाँ पर रखने हैं। अब हम जानते हैं उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है और प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए एलिमेंट क्या ए वाई जेड है, अगर ए का जो इन्वर्स है वो वाई है तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो जेड, अब चूंकि अगर तो एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब जेड जो होगा वो सेम का इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट का, प्रत्येक ग्रुप के प्रत्येक सेट में क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, इन्वर्स भी होगा, और प्रत्येक का इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा और प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी होगा। तो ए का इन्वर्स बाई है तो इसका मतलब जेड जो होगा वो स्वयं का इन्वर्स हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना 2, यानी जेड इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ई। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए बाई जो है वो जेड का इन्वर्स है, जब बाई जेड का इन्वर्स है तो इसका मतलब ए का स्वयं का इन्वर्स हो जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे, ए का इन्वर्स ए, यानी ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो कौन सी कंडीशन बनी यहाँ पे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया इसका ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, देखिए ये 70 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लिमिट वाले क्वेश्चन है। यहाँ मैंने जो आपको एक वीडियो बनाई थी सेपरेट, इसमें मैंने जो है आपको 5 ट्रिक बताई थी। मैंने कहा था टीजीटी हो या पीजीटी हो, कहीं भी उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिमिट के आए हैं सब के सब उससे हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, ये बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम लिमिट लगा रहे हैं तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। और जब 0/0 फॉर्म बनती है तो उसे हम करते हैं एल हॉस्पिटल से। तो एल हॉस्पिटल क्या होता है कि ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल कर देते हैं, नीचे का नीचे कर देते हैं। तो 1 का हो जाएगा 0 और रूट का हो जाएगा -1/2 रूट एक्स, और कोस इनवर्स का -1/√1 - एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और एक्स की जगह जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर जाएगा 1 - 0, ठीक है। और इसे जो रखेंगे ये 1/2 रूट एक्स, और यहाँ पे सॉरी एक्स की जगह 1 रखेंगे, तो एक्स की जगह 1 रखेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा 1। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 1। तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इसके सॉल्यूशंस को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन इसका ये है, यहाँ पर लिमिट है, यहाँ पे पहले हमने एक 0/0 फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल लगाया, ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल, नीचे का नीचे, और फिर यहाँ पे एक्स के स्थान पर 1 रखा तो ऊपर 0 हुआ, नीचे हुआ 1। तो राइट आंसर इसका 0 हो गया, 1 नहीं हुआ। राइट आंसर कितना हो गया 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आर वेरिंग फ्रॉम 1 to 9 साइन स्क्वायर आर π/18। तो यहाँ पर देखिए ये ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पहले क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 18 ये है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए।
सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 to 9 साइन स्क्वायर आर पाई अपॉन 18 का मान है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें देखिए 1 से लेके 9 तक इसको हम खोलेंगे, यानी इसमें कुल 9 पद है। तो 9 पद जो है वो देखिए इस प्रकार से हम जब खोलेंगे इसको तो 9 पद इस प्रकार के आएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला पद ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, लास्ट में ये होगा। तो लास्ट वाला तो देखिए 9 से 18 काट देंगे, π/2 आ रहा है, तो इसे तो हम छोड़ देते हैं एक तरफ को। अब क्या करते हैं, हम पहला और 8वां पद इसको पास पास रखेंगे, लेकिन साइन स्क्वायर 8 पाई/18 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर π/2 माइनस π/8। तो 18 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 8 पाई/18 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर π/2 माइनस की π/8। देखिए सोल्व करके देख लीजिए, एलसीएम लेकर देख लीजिए और यही आएगा। तो 18 ये होगा 9 पाई, 9 पाई में से एक गया 8 पाई/, ये ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर इसी तरह से हमने क्या दूसरा और 7वां वाला पद पास में रखा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो ये क्या होता है 1, तो 1 हो जाएगा। इस तरह दूसरे वाले की जगह भी 1 आ जाएगा। इस तरह कुल मिला के 8 है, 8 के हो जाएंगे 4, यानी कि 1 1 1, और एक जो लास्ट वाला था वो तो 1 हो ही गया था। कुल मिला का आंसर आ गया 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है। देखिए पहला क्वेश्चन ये दे रखा है और हमें बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये जो है फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, ये भी फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, और 2 दोनों से कॉमन लेके कट जाएगा। और फिर tan इनवर्स a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ये होता है a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। tan से tan कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, यानी बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए इसके सॉल्यूशंस को भी हम एक बार यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, बी इसका राइट आंसर था। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला इसका लगा दिया, ये 2 tan इनवर्स हो गया, इसका भी 2 tan इनवर्स हो गया, 2 दोनों तरह से कॉमन लेकर फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। ये tan इनवर्स कैंसिल हो गया, एक्स बराबर आ गया ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए ये आपकी स्क्रीन पे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसको देखिए ज़्यादा लंबा हमें नहीं खींचना। तो इसका ध्रुवीय रूप, तो पहले मैं आपको बता दूं माइनस के √3 को हम लिख सकते हैं i/√3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया माइनस के, ये किसके बराबर हो गया, -1 और माइनस के i√3 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या वैल्यू सोल्व करके कौन सा वाला आ रहा। तो यहाँ पर देखिए दूसरे वाले में माइनस आ रहा, तो दूसरे वाले में माइनस इसमें तो है ही नहीं, तो इन दोनों में से तो कोई सा आंसर हो नहीं सकता। अब चलते हैं पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा करने के लिए देखिए cos 2π/3, यानी cos 120 का मान होता है माइनस का, और जबकि cos यहाँ पर 60 का मान होता है प्लस का। तो इसका मतलब राइट आंसर जो हो गया वो ए हो गया, क्योंकि 120 का मान माइनस के हाफ, तो इसकी जगह क्या रखेंगे हम, माइनस के हाफ रखेंगे, साइन इसकी जब ये रखेंगे √3/2, तो 2 कॉमन कट जाएगा, 16 का यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशंस को भी मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने रखा पहले वाले को माइनस के हाफ और साइन 2π/3 की जगह √3/2 रखा, हमने 1/2 कॉमन ले लिया, 16 का आ गया ये वाला जो हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। तो यहाँ पर देखिए ध्रुवीय रूप को हमें जो कभी कभी विकल्प से भी हल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत कम होता है, वहाँ पे हमें पूरे टाइम को मैनेजमेंट करके रखना पड़ता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ये दे रखी हैं, तो आर स्क्वायर का मान ज्ञात करना। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, देखिए आर का जो मान दे रखा वो 1 से छोटा दे रखा। 1 से छोटा का मतलब ये किसी की भी अगर हम 1 से छोटे की मल्टीप्लाई करते हैं वो संख्या और छोटी हो जाती है। जैसे 4 है, अब 4 की मैं 1 से छोटे से मल्टीप्लाई करूँ, जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई करी तो 16 का कितना आ गया 2, यानी कि वो संख्या छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए ज़रा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे ए आर स्क्वायर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, और सबसे बड़ी, तो इसका मतलब ए को आर से मल्टीप्लाई करिए और आर जो है वो 1 से छोटा है, तो इसका मतलब ए आर जो हो गया वो ए से छोटा हो गया, ए आर स्क्वायर उससे भी छोटा हो गया। तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा हो गई वो ए हो गई, और यहाँ हो गया ए आर और ये हो गया ए आर स्क्वायर। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद सीधाचार्य सूत्र से सोल्व कर देंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने इसका सोल्यूशन दिखाया, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 21। देखिए तो इसमें मेन बात यही है कि इसका जो कर्ण होगा वो ए होगा। देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाई और यहाँ पर देखो सीधाचार्य का सूत्र लगा दिए, यहाँ पर प्लस माइनस आ रहा है, तो माइनस चिन्ह ले नहीं सकते, क्योंकि माइनस लेंगे तो पूरी संख्या माइनस में आएगी, और माइनस संख्या है तो उसका वर्गमूल नहीं ले सकते, काल्पनिक संख्या हो जाएगी, इसलिए प्लस वाला चिन्ह यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया √5 - 1/2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, तो इसके सॉल्यूशंस को हम देख लेते हैं। इफ़ एफ एक्स कोस हाइपरबोलिक है साइन हाइपरबोलिक है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कोस हाइपरबोलिक देखिए जैसे कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ऐसे कोस हाइपरबोलिक ए प्लस बी का होता है, बस अंतर इतना होता है कोस ए प्लस बी में बीच में माइनस आता है और कोस हाइपरबोलिक ए प्लस बी में प्लस आता है।
जैसे साइन ए प्लस बी का होता है बिल्कुल वैसे ही कोस हाइपरबोलिक ए प्लस बी का होता है, बिल्कुल सेम रहता है, उसमें चिन्ह का भी कोई अंतर नहीं होता है। तो हाइपरबोलिक में जो माइनस चिन्ह है वो भी प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देख लीजिए इसको। तो सबसे पहले ये देखा एफ एक्स लिखा, इसी तरह से एफ बाई हो जाएगा। अब हमने इनकी मल्टीप्लाई क्यों की, क्योंकि लेफ्ट साइड में देखिए सबकी मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर सबकी मल्टीप्लाई की तो हमने जो कोस वाले पास पास रख लिए, यानी ये मैंने देखो रेड वाले दिखाए, कोस वाले पास पास रखेंगे तो ये बन जाएगा फॉर्मूला कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई, क्योंकि हाइपरबोलिक में माइनस चिन्ह नहीं आता। इसी तरह से ये वाला पास पास रख लिए साइन वाले, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई। और अगर मैं इस एक्स के स्थान पे एक्स प्लस वाई रख दूँ तो देखिए ये आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई, और इसको लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई। तो इसका राइट आंसर हो गया बाईस का सी राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए स्क्रीन पे है। एक समबाहु त्रिभुज के आधार का समीकरण दे रखा है, शीर्ष ये है तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए करना कैसे है जरा ध्यान से समझना। ये समबाहु त्रिभुज है और इसके आधार का समीकरण हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई माइनस वन बराबर जीरो, और ये पॉइंट दे रखा है यहाँ पे 1, -1। तो क्या करेंगे, इस बिंदु से इस रेखा पर लंब की माप निकाल के ये निकाल लेंगे डी, ठीक है। और उसके बाद हम इसकी भुजा को मान लेते हैं एक्स समबाहु त्रिभुज की, ठीक है। और क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, एक निकालेंगे आधार गुणा ऊंचाई से, तो एक्स का मान निकल के आ जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशंस को मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करा हमने, यहाँ पर ये सॉल्यूशन मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसके, तो सबसे पहले ये हमने भुजा मान ली एक्स और इसकी जो है ए डी लंबाई निकाल ली, यानी कि बिंदु 1, -1 से लंब की माप निकाल ली, ठीक है। एक्स के स्थान पहला बिंदु, वाई के स्थान पर दूसरा बिंदु और बराबर है -1। तो ये आगे दूरी 1/√2। ये फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 इंटू भुजा। भुजा कितनी मानी मैंने एक्स का स्क्वायर, और दूसरा तरह लगा दिया 1/2 आधार। आधार कितना एक्स है और ऊंचाई कितनी है इसकी ए डी अभी निकाली 1/√2। तो यहाँ से मैंने देखिए सोल्व किया, एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स यहाँ से सोल्व होगा आ गया √2/3। तो राइट आंसर इसका हो गया √2/3, यानी कि सी इसका जो है राइट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और क्यों। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई सरल रेखा के निर्देशांक अक्षों से अल्फा बीटा गामा कोण बनाए तो इसकी वैल्यू निकालिए, ठीक है। इफ द स्ट्रेट लाइन मेक एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन फाइंड द वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू दिस। अब देखिए करना क्या, जरा ध्यान समझना। यहाँ पे कोई लाइन अगर एक्स वाई जेड से अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है तो इनके कोण की कोज्या का जो योगफल होता है वो ये रिलेशन होता है इन तीनों में। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस के कोस स्क्वायर बीटा प्लस के कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो कोस स्क्वायर अल्फा को ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कोस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। तो यहाँ पे एक 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सोल्व होकर ये आ जाएगी 1 और 1 हो जाएगा 2, और ये माइनस वाले इधर जाके प्लस हो जाएंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ सॉल्यूशंस को भी दिखा देते हैं। देखिए तो ये रिलेशन हो गया तीनों में आपस में ये वाला, और यहाँ पर कोस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, एक 1 से 1 ये कैंसिल हो गया और राइट आंसर आ गया 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 है। यदि समीकरण इतने का एक सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है तो क्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है तो विवेचक इक्वल टू होता है 0, और ये होता है विवेचक ABC प्लस के 2FGH माइनस का AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पे ABC और FGH के मान निकाल देंगे और K का मान यहाँ पर सोल्व करेंगे, K बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा सॉल्यूशन इसका है, आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये सम इक्वेशन दे रखी है ऊपर, ABC की तुलना करके हमने ABC के मान निकाले। A बराबर 3, H बराबर 60/2, B बराबर 2, G बराबर 2G बराबर 5 है तो G बराबर 5/2, और F बराबर 5/2, C बराबर K, और ये विवेचक में हमने यहाँ पर सारे रख दिए और सोल्व करके जो आया K की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया इसका K इक्वल टू 2। तो जो भी इसका आंसर है वो इसका 25 पर 2 इसका राइट आंसर आ गया, यानी बी इसका आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 क्या देखिए बहुत आसान क्वेश्चन 26, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। 3 दिए गए बिंदु इतने से जाते हैं तो गोलों की संख्या ज्ञात की। जरा यहाँ पर हम आपको बता दें 3 बिंदुओं से होकर सर्किल तो केवल एक ही सर्किल खींचा जा सकता है, लेकिन अब चल रही बात गोलों की। तो जरा ध्यान देंगे यहाँ पे, तो 3 जो बिंदु हैं वो यहाँ पर ऐसे ऐसे हैं, ठीक। अगर यहाँ पे मिनिमम रेडियस की बात करता है तो 3 बिंदुओं से होकर केवल एक ही गोला खींचा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम रेडियस की बात नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इससे जो है इनफाइनाइट जो स्फीयर खींचे जा सकते हैं, ठीक है।
बात समझ में आ रही। तो अगर मिनिमम रेडियस की बात करता है तो एक स्फीयर खींचा जा सकता है, और मैक्सिमम स्फीयर रेडियस की बात कर रहा है तो उसमें इनफाइनाइट स्फीयर खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसी कोई बात नहीं की, तो इसका मतलब यहाँ पर जो अनंत स्फीयर खींचे जा सकते हैं। 3 बिंदु ये हैं से जाते हुए गोलों की संख्या बतानी है। तो क्या होगा इससे, इनफाइनाइट यानी अनंत स्फीयर इससे खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ मैं सोल्यूशन आपको बता देता हूँ, मिनिमम रेडियस ये है और मैक्सिमम रेडियस ये है, तो यह गया। तो एक तरीका तो ये, एक तरीका और भी है कि यहाँ स्फीयर की समीकरण होती है ये वाली, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 2 u x प्लस के 2 v y प्लस के 2 w z प्लस के d। अब यहाँ पे करना क्या, देखिए यहाँ पे जो जब आप पहले 3 पॉइंट से गुजारेंगे तो यहाँ पर d रह जाएगा, यानी d की टर्म में आ जाएगी ये पूरी इक्वेशन। अब यहाँ d के स्थान पे आप कुछ भी रखते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको बहुत सारे गोले के समीकरण प्राप्त होते चले जाएंगे। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि इसमें जो है गोलों की जो संख्या है वो कैसी है, इनफाइनाइट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए इसको समझ लीजिए। 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वह जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्किल ऑफ रेडी 15 एंड 20 सेंटीमीटर हुज सेंटर इज 25 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इसकी देखिए निकालना तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कैसे इसको करेंगे मैं इसको पूरा समझा देता हूँ आपको। एक सर्किल ये है और दूसरा सर्किल ये है, ये हमें निकालनी है ये वाली लंबाई। तो यहाँ पर पहला सेंटर ये, दूसरा सेंटर ये, इनके बीच की दूरी देखिए 25। तो यहाँ से ये दूरी मैंने मान ली x, तो ये वाली दूरी हो जाएगी ये वाली 25 माइनस x, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी x है। ये हमें दे रखी है, यहाँ पर दे रखा है ये 15 और यहाँ दे रखी है ये वाली 20। ठीक है, तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय से पहले ये निकाल लेंगे। इसको मान लेते हैं C1 और इसको मान लेते हैं C2 और ये A और इसको B और इसको C। तो AC निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये हो जाएगी 15 का स्क्वायर माइनस x। इसी तरह से ये दोबारा AC निकालेंगे इस वाले त्रिभुज में, ये हो जाएगी 20 का स्क्वायर माइनस के 25 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों को बराबर कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9 और x का मान 9 रख के फिर यहाँ से निकालेंगे, ये आ जाएगी 12, 12 को डबल कर देंगे तो इसकी ए बी की लंबाई आ जाएगी 24। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 24। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस को भी हम देख लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर हमने किया है, तो समझते हैं सॉल्यूशंस को। पहले देखिए AC निकाला पाइथागोरस प्रमेय से, पहले हमने टोटल 25 थी, इसे x मान लिया था, तो AC निकाला, फिर दोबारा AC निकाला, एक बार इस वाले त्रिभुज से निकाला AC1 C से और दोबारा फिर निकाला AC C2 से। दोनों AC को हमने बराबर कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग किया, वर्ग करने के बाद x का मान आ गया 9 और x का मान यहाँ पर रख के हमने पाइथागोरस प्रमेय से फिर x की वैल्यू जो है यहाँ पे AC में हमने रख दी, यहाँ पे AC बराबर आ गया 12। तो चूंकि AB क्या है, AC का डबल है, तो AB बराबर आ गया 24 सेंटीमीटर। तो मैं समझता हूँ आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, हाँ हम आपसे एक और बात करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी सॉल्यूशन में कोई आपको प्रॉब्लम है या कोई भी त्रुटि नज़र आती है तो उसका हम जो है क्लियरिफिकेशन कमेंट बॉक्स में कर देते हैं। तो पूरी वीडियो देखने के बाद एक बार आप कमेंट बॉक्स जरूर देखें, क्योंकि अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई त्रुटि या कोई भी डाउट होगा तो वहाँ हम कमेंट बॉक्स में बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली वीडियो तक के लिए आप SP मैथ्स चैनल पर बने रहिए। अगला पार्ट हम शीघ्र ही लेकर आएंगे। तो अगला पार्ट जो है आप ऊपर का जो आई बटन है उसे दबाकर देख सकते हैं। चलिए अगली वीडियो तक के लिए SP मैथ्स चैनल बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।